जय हिंद। मैं सुनील यादव। इस वीडियो के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अगेन जानेंगे कि MPPSC प्रीलिम्स 2021 की तैयारी हमको कैसे करनी है, प्लस इसका जो एनालिसिस हम करेंगे 2019 के पेपर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, साथ ही साथ उसके जो पुराने पेपर हैं 18, 17 इत्यादि वगैरह के, उनको लेकर भी हम साथ में यहाँ चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमारी स्ट्रैटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए, हम उन पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 25 तक हम देख ही चुके हैं पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में। यदि नहीं देखा तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, हो सकता है उसमें थोड़ी सी परेशानी किसी लोगों को जाए, परंतु वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो उसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जो समिति होती है उसमें कौन मेंबर नहीं होता। अगेन देखिए, आपके नहीं वाले पार्ट को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर नहीं बताना है। कई बार गलती हो जाती है, हम नहीं पढ़ पाते, हमको लगता है कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रधानमंत्री, वो तो होते ही हैं साहब जी, फटाक से हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। उस प्रकार से हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाएगी, और सिली मिस्टेक्स के कारण मान के चलिए कि अच्छे से अच्छे तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन वो ऐसे गलत करके आते जो उनके लिए बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन थे, जो उनसे सपने में भी गलत नहीं होने चाहिए थे, परंतु एग्जामिनेशन हॉल, उसका टेम्परामेंट, वहाँ का प्रेशर और जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, इसके कारण ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। थोड़ी सा धैर्य से पढ़ें, थोड़ी आराम से वहाँ पढ़ने का प्रयास करिए। तो ध्यान देते हैं, समिति के सदस्य कौन नहीं हमको ये बताना है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसको इस टाइप से कुछ भी आप कर सकते हैं। देखिए कि इसके पीछे साइड को आप मार्क किया कीजिए, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता जो होता है वो राज्यसभा का सभापति ये नहीं होता, क्योंकि उपसभापति जो होते हैं वह तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, सभापति, यानी कि ये नहीं होते हैं। तो इनको आप क्या करेंगे, ये नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि इसका आंसर ये होगा, यानी ये 3 लोग आंसर नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है। तो कुछ इस तरह की टेक्निक आप वहाँ पर यूज़ किया कीजिए, पेपर में ही अपनी पेंसिल वगैरह से मार्क बनाते चला कीजिए। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, और कई बार हम पढ़ते कुछ हैं और समझ कुछ और लेते हैं, तो इसलिए खुद को क्रॉस चेक करते हुए, तो या इसको और भी सरल शब्दों में कहें ना, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ साहब, हम होशो हवास में हैं कि नहीं, इस बात को वहाँ पर क्रॉस चेक करते ही रहना चाहिए। कई बार इतने क्वेश्चन आते हैं कि हम उसको पढ़ते पढ़ते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, और थकान में जैसे ही हमारा मस्तिष्क थोड़ी बहुत भी स्लो होता है या गंभीरतापूर्वक वहाँ बिहेव नहीं कर पाता है, तो हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए ये मार्क्स जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, इन मार्क्स का यूज़ करिए। बहुत ही अपने आप में कहना चाहिए कि चमत्कारी हैं, या बहुत ही वहाँ पर आपको इसके मिरेकल देखने को मिलेंगे। ये तो नहीं कहूँगा कि जो सिली मिस्टेक में आप 10 क्वेश्चन गलत करने वाले थे पूरे पूरे सही कर दोगे, परंतु ये जरूर कहूँगा कि 10 में से 7 क्वेश्चन आप सही कर दोगे। 3 क्वेश्चन आपसे फिर भी मिस्टेक्स में गलत हो सकते हैं, उसको और भी सही करना है आपको, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप पढ़ें, परंतु उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर भी लगाएं। तो वैसे भी आपका रेशो होना चाहिए 50:50 का। मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, क्लास में भी यही चीज़ कहता हूँ, आपको भी अगेन कह रहा हूँ, 50:50। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास में टाइम, मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 50% टाइम आपको स्टडी पर देना चाहिए, बाकी 50% टाइम आपको क्वेश्चन पेपर लगाने प्लस रिवीजन पर देना चाहिए। तो ये आपको रेशियो कहलाता है 50:50। यदि देखा जाए इस लिहाज से, ये जो क्वेश्चन पेपर था, यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन की संख्या अगेन ज़्यादा है, जबकि ऐसा 2019 के पहले नहीं होता था। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनमें नहीं की संख्या ज़्यादा। आप उठाकर गिन लीजिएगा कितने क्वेश्चन हैं नहीं वाले, और 18 में गिन लीजिएगा, 17 में गिन लीजिएगा, कितने हैं आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अगेन नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारित करता है, यस। आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहते हैं, ठीक है। सदस्य 5 वर्ष की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होता है, ठीक है। इसको अपन ने पढ़ लिया, अभी आप इसको पढ़ बता, इसका आंसर नहीं लगाना है आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस जो ऑप्शंस के होते हैं वो लंबे दिए हों, टिपिकल दिए हों, वहाँ पर आपको तुरंत आंसर नहीं लगाना है, यानी कि सीधी बात, फटाफट रिएक्ट नहीं करना है। बड़े धैर्य से पहले पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद उसको बनाइएगा। अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं, यानी नियुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके पश्चात में आपको पूरे चारों पढ़ लिए। अब यहाँ से आप उसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को इसलिए हो गया था क्योंकि 2019 में इसका एक संशोधन अधिनियम आया था। उसमें जो अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल की जो अवधि है उनको 5 वर्ष से घटाकर 3 ईयर्स किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम जो विचार करेंगे तो पुराने वाले जो अधिनियम है उसके संदर्भ में विचार करने वाले हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, यस, ये वाली बात सही है। आयोग के सदस्य जो होते हैं वह भी 5 वर्ष के लिए करते हैं, हाँ, ये वाली बात भी सही है साहब। सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं, तो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र तो होते थे, लेकिन ये वाली बात कह रहे हैं कि नहीं होते, यानी कि ये वाला कथन गलत है।
अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार के अधीन भविष्य में कभी कोई नौकरी नहीं कर सकते या उसके लिए नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो 4 में से ये 3 कथन सही हैं। ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, दैट इज़ सी। ठीक है। अगर हम इसको नए सिनेरियो में देखें, यानी जो संशोधन बिल आया है 3 वर्ष वाली बात, तो उसमें फिर इसके 2-2 3-3 आंसर निकल आएंगे साहब। इसलिए अभी उसको छोड़िए। मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने इस चीज़ को इसलिए दिया था क्योंकि पुराने वाले अधिनियम के संदर्भ में पूछा जा रहा था। हालांकि डाउटफुल क्वेश्चन में गिना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति की जाती है। 4 ऑप्शन दिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के। तो यहाँ देखिएगा कि राज्य पूछा आपसे, ना कि राष्ट्रीय पूछा है। जब भी राज्य पूछेगा तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। यदि यहाँ पर होता कि केंद्र बोल दिया जाता तब इसका आंसर क्या हो जाता, राष्ट्रपति होता। लेकिन यहाँ पर राज्य पूछा इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, ए, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, मानवाधिकार न्यायालय में मामले के संचालन के लिए राज्य सरकार किसी एक वकील को, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है जिसने कम से कम कितने वर्ष प्रैक्टिस की हो। इसका आंसर है 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी अपराध दंडनीय हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रकार में है दंडनीय। संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणी, ये वाली बात सही है। संज्ञेय तथा आशमनी, ये वाली बात भी सही है। असंज्ञेय तथा जमानती, ये वाली बात गलत है। असंज्ञेय तथा शमनी, ये वाली बात भी गलत है। इसमें ये दोनों बातें ही सही निकल रही है, इसलिए इसके दोनों आंसर सही होने वाले हैं। डिपेंड करता है कि किसको आंसर माना जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 काफ़ी इंटरेस्टिंग है और गौर करने वाला है। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान का उपग्रह, यानी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उस उपग्रह को लॉन्च किया गया हो। शायद आपको बात पता हो कि 2016 में सत्यभामा जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके स्टूडेंट्स के द्वारा एक सैटेलाइट को, प्रयोगात्मक सैटेलाइट को डेवलप किया गया था और उसे कार्टोसैट 2C के साथ में PSLV C-34 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन करंट काफ़ी पुराना, 2016 का करंट पूछा गया है। इससे आपको ये भी अनुमान लगता है कि साहब 19 में या 20 में आप पेपर दे रहे हैं और 4 साल 5 साल पुराना करंट आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है कई क्वेश्चन में। अभी आगे देखेंगे आप कि बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, विश्व बौद्ध सम्मेलन इंदौर वाला, उस पर भी क्वेश्चन था, तो काफ़ी पुराना 2015 का है वो, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे 2020 में, 5 साल के बाद में। चलिए, तो यहाँ पर बताया शैक्षणिक उपग्रह वाली बात कही गई। 2016 में कार्टोसैट 2C के साथ में लॉन्च किया था, PSLV 34 के साथ में भेजा गया था। उसका नाम क्या था, सत्यभामा सैट करके था साहब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये। अब ध्यान देने वाली बात है, कई विद्यार्थी इस क्वेश्चन में केवल इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पर कार्टोसैट भी लिखा हुआ और कार्टोसैट के साथ में भेजा गया था। लेकिन देखिए एग्जामिनर ने कितना जानबूझकर आपके साथ में हल्का सा वर्ड चेंज किया है, यहाँ 2B लिखा है जबकि इसको भेजा गया था 2C के साथ में। बहुत ही माइनर बनाने का प्रयास किया वहाँ पर क्वेश्चन को, और जानबूझकर ये ऑप्शन ए में रखा गया है ताकि आप एक बार में ललचा जाए उसको पढ़ के, और आपका ब्रेन फर्स्ट टाइम में पढ़कर ही क्लिक करे, हाँ कार्टोसैट तो हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 2B लिखा हुआ जबकि वो क्या था, 2C। और रियली अगर देखा जाए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, दैट वाज सत्यभामा साहब। उसका सही आंसर आएगा डी। अनेक विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो उसकी वजह आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था, कौन सा प्रदूषण नॉकली सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्लोराइड। ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूर्व में भी पूछे गए हैं। इसके पहले रासायनिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह भी क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो पिछले 4-5 वर्षों में इस प्रकार के क्वेश्चनों का एक टाइप जरूर रहा है। यानी भविष्य में 2021 में जब भी आप पेपर दें तो इस सेक्शन को तैयार करके रखें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लोराइड। नॉकनी सिंड्रोम क्या होता है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें पैर के दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, दैट इज नोन एज दी नॉकनी सिंड्रोम। इसको जेनुवैल्गम भी कहा जाता है, ये वर्ड आप देख सकते हैं, शायद फ्यूचर में कभी इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश में परागण कर उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है। इसको कहा जाता है सजातीय पुष्पी परागण करके कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है जिएटोनोगैमी या जैमी भी कई जगह पर बोला जाता है साहब। काफ़ी टफ क्वेश्चन था, खासकर उनके लिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। क्वेश्चन 34 है, कौन सी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके कहलाती है, उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। फर्स्ट वन इज कोबोल, सेकंड वन इज पास्कल, बेसिक। तो ये तीनों की तीनों कहलाती हैं। इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। पास्कल के बारे में पूछा गया है, फोर्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है। MPPSC में आज से लगभग 8-10 साल पहले क्वेश्चन आया था कि फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किस ईयर में आई थी। 1957 उसका आंसर था। 2010 के समथिंग आसपास वो क्वेश्चन था। इसका मतलब है कि लैंग्वेज को लेकर एक क्वेश्चन आता है तो आपको इस सेक्शन को भी तैयार रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य की मुख गुहा में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? सिंपल सा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। पढ़ा हुआ होगा तो बन जाने वाला है। यहाँ से शुरू होता है और छोटी आंत तक ये चलता रहता है। इस बार काफ़ी डीप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सिनेरियो इसके पूर्व में नहीं देखा गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते थे ह्यूमन टॉमी वगैरह से, ह्यूमन एनाटॉमी से, बट इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते थे। तो थोड़ी सा इस सेक्शन को भी प्रिपेयर करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, UN के वर्तमान महासचिव कौन है? सिंपल सा करंट का क्वेश्चन था। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, आप इस बात से परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन था और इसके पूर्व में भी इन पर क्वेश्चन आ चुका है। उनका नाम है सैयद हैदर रजा साहब जी। 2016 में इनका दिल्ली में देहावसान हुआ है। बहुत ही फेमस चित्रकार रहे हैं। फ्रांस में रहे हैं, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान तक इनको प्राप्त हुआ है। तो इसको थोड़ी सा ध्यान रखिए, भविष्य में भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लगती है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव संग्रहालय बहुत ही फेमस है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन MPPSC में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में यह स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में बस मैं यही कहूँगा कि ये कम से कम 10 बार आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर रखें। खासकर जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रा गौर से देखिए, भविष्य में इसके आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है इस प्रकार के क्वेश्चन की। ये करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 39, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 पर क्वेश्चन पूछा। फाइनल मैच हुआ था। मैच में क्रोएशिया के राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। उनका नाम क्या था करके पूछा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार तो रशिया में हुआ 2018 में, ये पॉइंट आपको पता है। फाइनल मैच हुआ था फ्रांस एंड क्रोएशिया के बीच में। दोनों के बीच में जब मैच हुआ तो क्रोएशिया की जो राष्ट्र प्रमुख थी उनका नाम है कोलिंदा गर्बर कितारोविच, वह स्टेडियम में उस समय उपस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में अपने आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके दिया हुआ है और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया हुआ था? 1993 का उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वाला यह मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था और आर्टिकल 21 जो है उसका विस्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वैदिक पणिक किस वर्ग के नागरिक थे? पणियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि वे व्यापारी वर्ग से थे, हालांकि उनके बारे में चोरी की भी जानकारी हमको मिलती है, परंतु यहाँ पर 4 ऑप्शन में से सही आंसर कहलाएगा व्यापारी। जब भी आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? ये क्वेश्चन तो आना ही था और आगे भी भविष्य में आएगा ही। मध्य प्रदेश के अवंती गणराज्य के वो राजा थे और काफ़ी फेमस उनके बारे में है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, अर्थात बुद्ध भगवान के कार्य समय में हम देखें, 16 जो महाजनपद हुआ करते थे उनमें सबसे फेमस मगध वाला हुआ करता था एंड अगेन अवंती वाला हुआ करता था। तो वहाँ के राजा कौन थे? चंड प्रदोत हुआ करते थे। एक बार वो बीमार पड़ जाते हैं तो उन्होंने मगध के राजा जो बिंबिसार हुआ करते थे उनसे इस बारे में एक वैद्य की मांग की थी और वहाँ से राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, है ना। इन्हें पांडु रोग हुआ था उस ज़माने में, आज के समय में आप उसको पीलिया बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश रिलेवेंट है, MP लोकल हिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाना स्वाभाविक है। भविष्य में भी आएगा, इसको तैयार करके ही रखें और इसके आसपास के जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें भी प्रिपेयर रखें। क्वेश्चन नंबर 43, तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? कई बार आया क्वेश्चन है तारीख फिरोज शाही। इसमें दोनों ही रचनाकार है, शम्स सिराज अफीफ ने भी लिखी हुई साहब और जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखी हुई है। ये बुक 2 अलग अलग पुस्तकें हैं तो दोनों के सेम नाम है, तो इसलिए इसका आंसर दोनों होने वाले हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस चीज़ को मान लिया या दोनों को ही सही मानकर बोनस मार्क्स दे दिए। हालांकि इस तरह से प्रवृत्तियाँ ना हो तो ज़्यादा बेहतर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 को विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सिंपल क्वेश्चन 1856 लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया, आगे भी आएगा। एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और दूसरा सती प्रथा 1829 वाला जो क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा के प्रयासों जिसको पारित किया गया था, उस पर भी क्वेश्चन कई बार आया है। 2021 के लिए इस क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा, इन पर बार बार क्वेश्चन है आए हुए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप क्या करें कि जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, जो भी गाइड वगैरह पढ़ते हैं, उनमें इनके बारे में लिस्ट दी गई होगी कि सती प्रथा अधिनियम किस डेट को लागू हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब का है,
अगेन पूछा जाए बाल विवाह कब का है, सती दहेज प्रथा वाला कब का है, उनकी आपको ऐसे लिस्टें दी गई होंगी। तो 21 के लिए क्या करिए, आपकी वो जितनी भी लिस्टें हैं उनको प्रिपेयर करिए। पूरी लिस्टें मान लीजिए आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम उसमें जो फर्स्ट दिया होगा और लास्ट दिया होगा उसको तो प्रिपेयर रखिए आप, चाहे वो ईयर वाइज वाला हो चाहे डेट वाला हो। और अगर मान लीजिए लिस्ट में 10 ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि 10 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर लिस्ट बनाई है, तो 10 में से जो 4 चीज़ें हों या 3 चीज़ें हों जो बार बार एग्जाम में आई हैं उनको प्रिपेयर रखिए आप। उससे आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्प होने वाली है। 2020 का सिलेबस बदल चुका है, आपको पता है, और उसके पश्चात में कई चीज़ों को नया जोड़ा गया, कुछ चीज़ों को हटाया भी गया है। परंतु उसके साथ में संभावना ये भी बनती है कि ट्रेडिशनल वे में पीएससी पूछ सकता है क्वेश्चंस को, यानी कि अब आपकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। नए सिलेबस के नए सेक्शंस को तैयार करना ही करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुराना वाला जो सिलेबस उसको पूरी तरह से स्किप कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट होकर पूछे तो जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा भू आकृति क्या होती है कि हिमालय के उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में दो पहाड़ों के जो बीच का क्षेत्र होता है, यहाँ पर मिट्टी भर जाती है और उसके कारण एक मैदान सा तैयार हो जाता है। यदि आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो पाती है। इस ज़मीन को ही करेवा भूमि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। विशेषकर वहाँ पर आप देखेंगे तो केसर की खेती होती है और इस चीज़ के लिए क्षेत्र जाना जाता है। इवन ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, एसएससी व्यापम वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इवन जो नई ल्यूसेंट की बुक थी उसकी पहली लाइन में आपको ये दिया हुआ था, हालांकि ओल्ड वाले में नहीं दिया हुआ था। तो कहने का आशा मेरा आपसे यही है कि 2021 के लिए आप यही सेक्शंस को प्रिपेयर रखें। ये बार बार जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्टिंग आपको दी हुई है, उसको तैयार रखिए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और पढ़ने के लिए तो आपके पास में काफ़ी सेक्शंस हैं, नोट्स वगैरह हैं हमारी क्लास के, और भी जो बुक्स वगैरह आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए। ज़्यादा मत पढ़िएगा, एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, 2 चीज़ें, नोट्स प्लस टेक्स्ट बुक आप लेकर चलिए। क्वेश्चन नंबर 47 करंट से रिलेवेंट क्वेश्चन था ये, हालांकि बेसिक भी आप इसको कह सकते हैं। क्षेत्रों के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र किस खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। कालाहांडी क्षेत्र दिया है आपको, जावर दिया है, कोलार दिया, मूसाबनी दिया। इनमें जो आपसे सबसे पहले बनता है वो बनाइए। भारत में एकमात्र गोल्ड माइन आपको मिलती है कहाँ पर, कोलार में। इसका मतलब कि कोलार जाएगा 1 गोल्ड करके कहलाने वाला है। यदि कालाहांडी के संदर्भ में हम बात करें तो कालाहांडी जाना जाता है अपने बहुत सारे खनिजों के लिए, लेकिन बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है। जावर जो कि राजस्थान में स्थित है वह जाना जाता है जस्ता और सीसा के लिए। जस्ता और सीसा के लिए राजस्थान का एक प्लेस है, आपको मालूम होगा कि खेतड़ी वाला क्षेत्र, वह जरूर जाना जाता है तांबा के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया, खेतड़ी ना देकर जावर दिया, तो कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बचा आपका मूसाबनी। मूसाबनी जाना जाता है तांबे के लिए, मूसाबनी झारखंड में है, इस बात से आप परिचित होंगे। इस प्रकार से यदि हम देखें कि कालाहांडी का आंसर क्या बन जाएगा, 3, ऐसे लिखिएगा वहाँ पर जब भी आप आंसर बनाए, 3 आएगा। पहले का क्या आएगा, 3। जावर का आंसर क्या आएगा, IV यानी कि 4 आएगा। कोलार का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और मूसाबनी का आंसर क्या आएगा, 2 आने वाला। तो जब भी आपका ये बनेगा इस तरह से लिखकर उसको बना लीजिएगा और उसके बाद मैच करिए 3, 4, 1, 2 कहाँ पर दिया है। बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है ये, IAS के पैटर्न में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। और इसमें गलती ये होती है कि पता चला आपने कालाहांडी का जस्ता सीसा तो बना लिया, सॉरी बॉक्साइट तो बना लिया, जावर का जस्ता सीसा भी बना लिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है कि इसमें से सही कौन सा लगाना है। तो इसलिए आपसे कहा है कि ये जो डायग्राम है इसको ज़रूर बनाया कीजिए। 3, 4, 1, 2 तो कहाँ कहाँ दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाने वाला है, C आ जाने वाला है। तो उसको मैच कर लिया करो उसकी पिक्टोरियल इमेज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है आपको, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं। इसका मतलब है कि 3 होने वाले हैं साहब। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ, वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा स्टेट दिया है। इनमें से जो आपको पहले पता हो उसको बनाइएगा। मुकाम्बिका शायद आपने ना सुना हो, लेकिन कर्नाटक में ही है, ठीक। एटलस में देखिएगा आप, उसमें आपको मिलेगा। डलमा दिया है तो डलमा बहुत ही फेमस प्लेस कहलाता है झारखंड का। कोटी गाँव गोवा शायद ना सुना हो, परंतु ये गोवा में स्थित है। नैयर नाम से पहचाने, नैयर आपसे चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले, नदी पूछ ले, चाहे जनजाति जाति पूछ ले, इसका आंसर क्या आता है, कभी भी केरल में स्थित है। नायर जनजाति, नैयर जनजाति, तो वहाँ के लिए फेमस है। तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ ये गलत होने वाला है। तो इन चारों में से कौन सा वाला इसका आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो नैयर नहीं है। अगेन आप गिन सकते हैं, नहीं वाले क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। 2021 में भी यही प्रवृत्ति रहने की संभावना है। एक क्वेश्चन वन्यजीव अभ्यारण्य से जरूर आता है, भले ही सिलेबस आपका चेंज हो गया हो। इसलिए एटलस में जाकर आप जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, फेमस हैं, करंट में चर्चा में हो, उनको जरूर देखें, उनको लोकेट कर उनकी हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी स्पेसिफिक और नए पैटर्न का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना दशक में किसमें
लिंग अनुपात सेक्स रेशियो जो रहा भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। 31 से 41 में, 61 से 71 में, 81 से 91 में की, 2001 से 2011 वाले में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हालांकि पूर्व में एक आध दो बार ही आया हुआ है, फिर भी आप यदि उसको देख लेना चाहें तो जो 1971 से 81 का जो कहलाता है दशक, उसमें सर्वाधिक गिरावट हमको देखने को मिलती है, सर्वाधिक गिरावट हमको मिल जाने वाली है। जबकि अगर हम कहें कि सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है, तो याद रखिएगा जो 2011 का है, इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है लिंग अनुपात में। गिरावट का मतलब यह है कि -11 की गिरावट थी। रीज़न क्या था? उस ज़माने में यदि हम देखेंगे कि 61 के आसपास में 941 हुआ करता था लिंग अनुपात, 11 घट के कितना हो गया था? 930 हो गया था, यानी सर्वाधिक गिरावट ये कहलाई। और यदि वृद्धि की हम बात कर लेते हैं तो 2001 में 933 हुआ करता था, 933 हुआ करता था, ठीक है। इस समय बढ़कर ये 10 बढ़ जाएगा, यानी 10 का डिजिट इसमें बढ़ेगा और बढ़कर कितना हो जाएगा? 943 हो जाने वाला है। तो अभी तक ये सर्वाधिक वृद्धि कहलाएगी। बाकी जब भी बढ़ा है तो कहीं 7, 8, 9 इस तरह से बढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो गिरावट ध्यान रखेंगे 61 से 71 के बीच वाला सेक्शन कहलाएगा, जबकि वृद्धि की बात करेंगे तो 2001 से 2011 के बीच का टाइम कहलाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में बात करें, इसमें पूछा गया स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस स्वर्णिम चतुर्भुज एक अलग योजना है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है वो एक अलग योजना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जिससे जोड़ा गया है वो क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज है। जबकि पूर्वी पश्चिमी गलियारा हो या उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हो वो एक अलग चीज़ है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कन्याकुमारी टू श्रीनगर को जोड़ा गया है, जबकि पूर्वी पश्चिमी हम देखेंगे सिलचर व पोरबंदर को जोड़ा गया है। इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था पूर्वी पश्चिमी गलियारा किनको जोड़ता, ना कि स्वर्णिम चतुर्भुज मात्र का पूर्वी पश्चिमी गलियारा। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि दोनों एक ही साथ लगभग शुरू की गई थी, उनका उद्देश्य एक ही था। 2000 में इसको शुरू किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, तो ऑब्वियसली पूछे जाने की संभावना यहाँ पर थी ही। तो इसका सही आंसर आएगा सिलचर टू पोरबंदर। तो इस प्रकार से हमने MPPSC परीक्षा 2019 के जो शुरुआत के 25 क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने देखा, जाना कि किस प्रकार से पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह से चेंज लाया गया है, परिवर्तन लाया गया, पूछने की प्रवृत्ति में किस प्रकार से बदलाव हुआ है, और बाकी जो पेपर्स अभी तक हुए हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं इसका जो प्रीलिम्स का पेपर है वह टफ़ है। खासकर उन लोगों के लिए भी टफ़ है जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपने आप को सतत रूप से अपडेट नहीं कर रहे हैं। खासकर टेक्निकल सेक्शन, चाहे कंप्यूटर वाला पार्ट रहा हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे करंट अफेयर के साथ में हो, उनके साथ में जो भी अपडेट नहीं रहे हैं उनसे इस साल का क्वेश्चन पेपर नहीं बना। यही वजह कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया जो कि 2-2 बार 4-4 बार मेंस दे चुके हैं, परंतु इस बार उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इवन इनको भी देखा मैंने जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है पोस्टेड हैं साहब, उनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वजह क्या थी? बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें होती है, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन से सेक्शन को अंडरलाइन करना चाहिए, उसके बाद में बड़े धैर्य से किस तरह से चीज़ों को हम बनाते हैं, वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, धैर्य से काम करेंगे तब आप बना लेंगे। अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत तो होनी है। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले पार्ट पर हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस पर, और उन क्वेश्चनों को बनाने की टेक्निक्स या ट्रिक्स या उनका एनालिसिस हम देखेंगे। इसके सराउंडिंग क्वेश्चन के आंसर बस मैंने आपको नहीं बताए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हाँ उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसका पूरा टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, करंट का सिनेरियो क्या है, उससे रिलेवेंट आगे यानी इन फ्यूचर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वह भी मैंने बताए हैं। तो उन पर भी आप थोड़ा सा विचार करिएगा, गौर करिएगा, और ये आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू। जय हिंद।